हेलो क्रशर्स, वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और आज का हमारा चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, जो कि क्लास 11 का चैप्टर नंबर 11 है। इसमें हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देख लेंगे। मेरा नाम विक्रांत किरार है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रैशअप एग्जिस्ट करता है ताकि सभी तक हाईएस्ट क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री में पहुंच सके। आप भी मेरा इस मिशन में सपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स हैं, उनको आप चेकआउट कर सकते हो। साथ में इस वीडियो के कलरफुल नोट्स का जो फ्री पीडीएफ है उसे भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो प्लीज़ फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करो सभी के लिए और क्रैशअप को सपोर्ट करो ताकि मैं और भी ऐसे वीडियोज़ बना पाऊँ। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। The triple points of neon and carbon dioxide are 24.57 Kelvin and 216.55 Kelvin respectively. Express these temperatures on the Celsius and Fahrenheit scales. बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन इसका हो जाएगा हमारे पास। तो फॉर सेल्सियस हमें पता है कि सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273.15। तो हमारे पास नियॉन के लिए वैल्यू हो जाएगी, नियॉन केल्विन में वो वैल्यू है 24.57 माइनस 273.15। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू हो जाती है माइनस 248.58 डिग्री सेल्सियस। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बात करें तो उसका ट्रिपल पॉइंट हमें दिया है 216.55 माइनस, इसमें से हमें माइनस करना है 273.15 और ये वाली वैल्यू आ जाती है माइनस 56.60 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही सिंपल था। अब हमारे पास वैल्यूज़ सेल्सियस में आ चुके हैं, तो सेल्सियस से हम फ़ारेनहाइट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लिखेंगे फॉर फ़ारेनहाइट हमारे पास फॉर्मूला होता है F माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से हम इसी फॉर्मूले को रीअरेंज कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू की जाती है F इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 5 टाइम्स C प्लस 32। अब देखो हमारा पहला केस हो जाएगा नियॉन के लिए। नियॉन के लिए हमारे पास फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाय सेल्सियस में वैल्यू कितनी थी, माइनस 248, माइनस 248.58 प्लस 32। तो ये वाली वैल्यू आ जाती है माइनस 415.44 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बात करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 9 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे देखो सेल्सियस में जो वैल्यू थी वो कितनी थी, माइनस 56.60 प्लस 32। इसी को आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाती है माइनस 69.88 डिग्री फ़ारेनहाइट और यही हमारा आंसर है। Two absolute scales A and B have triple points of water defined to be 200A and 350B. What is the relation between TA and TB? तो पहली बात हम समझेंगे कि एब्सोल्यूट स्केल्स क्या होते हैं। एब्सोल्यूट स्केल मतलब जिसमें एब्सोल्यूट ज़ीरो पे वैल्यू ज़ीरो ही आती हो। जैसे हमारे पास ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। तो एक स्केल हमारे पास ऑलरेडी है ना, ये है हमारा केल्विन स्केल। यहाँ पर तो वैल्यू ज़ीरो ही होती है। और वाटर का जो ट्रिपल पॉइंट होता है उसमें केल्विन की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 273.15 केल्विन। इसी तरीके से हमने और भी स्केल्स बना दिया। अब क्योंकि वो एब्सोल्यूट स्केल है, मान लो ये था हमारा स्केल ए, तो यहाँ पर सेम टेम्परेचर की वैल्यू कितनी आती है उसमें रीड करेंगे तो हमें वैल्यू मिलती है यहाँ पर 200A। और इसी तरीके से मेरे पास और एक स्केल बनाया हुआ है, ये वाला बी, जिसमें मेरे को सेम टेम्परेचर पे वैल्यू मिलती है, वो मिलती है 350B। यहाँ पर हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मर्क्यूरी का थर्मोमीटर बनाऊँगा तो यहाँ से वो राइज तो इस तरीके से ही करेगा। अब आपने स्केल पे पढ़ना है, स्केल पे पढ़ना है, स्केल में पढ़ना है, किसी भी स्केल में आप रीडिंग ले सकते हो। अलग अलग रीडिंग आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि अलग अलग हमारे पास टेम्परेचर स्केल्स हैं। हमें बोला है TA और TB में रिलेशन क्या होगा। तो मान लो कभी हमारे पास यहाँ पर कोई भी टेम्परेचर है तो हमें यहाँ पर रीडिंग पढ़ने को मिलेगी TA,
यहाँ हमें पढ़ने को मिलेगा TB। इसके बीच में रिलेशन क्या है हमें वो पता करना है। बहुत ही आसान है ये पता करना। देखो इस लेंथ को आप इससे डिवाइड कर दो और इस लेंथ को आप इससे डिवाइड कर दो तो वो रेशियो सेम आने वाला है, दोनों लेंथ का रेशियो सेम आएगा। तो हमारे पास आता है TA माइनस 0 अपॉन 200 माइनस 0 इज इक्वल टू, ये क्या गया TA माइनस 0 यानी ये था हमारा 0, ये था हमारा 0, TA माइनस 0 अपॉन दिस इज इक्वल टू TB माइनस 0 अपॉन दिस, हो जाएगा TB माइनस 0 अपॉन 350 माइनस 0। यहाँ से हमारे पास आ जाता है TA इज इक्वल टू 2 अपॉन 3.5 TB, या फिर मैं लिख सकता हूँ TA इज इक्वल टू 4/7 टाइम्स TB। यही हमारा रिलेशन है। The electrical resistance in ohms of a certain thermometer varies with temperature according to the approximate law R is equal to R naught 1 plus alpha T minus T naught। तो इससे हमें देख के पता क्या चलता है, इससे हमें सबसे पहले तो ये पता चल जाता है कि दिस इज अ लीनियर वेरिएशन, लीनियर वेरिएशन है ना, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर की पावर 1 है, स्क्वायर और 3 क्यूब वो सब चीज़ें नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर स्केल्स के जो फॉर्मूले हम पढ़ते हैं जो हमारे सिलेबस में वो सब वैलिड हो जाते हैं। द रेजिस्टेंसेस इतने एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इतना, एंड इतने ओम्स एट नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ लेड जिसकी वैल्यू होती है इतना। व्हाट इज़ द टेम्परेचर व्हेन द रेजिस्टेंस इज दिस रीडिंग। तो अब देखो इसको सॉल्व कैसे किया जाए। हमारे पास कोई भी जो टेम्परेचर स्केल्स होता है उसमें हम रेशियोज पे खेल जाते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है रेजिस्टेंसेस इतने ओम एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो हमारे पास ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है 273.16 केल्विन। इस वक्त हमें वैल्यू मिलती है 101.6 ओम। फिर उसके बाद हमें ये वैल्यू मिलती है एट 600.5 केल्विन। यहाँ पे मिलती है हमें देखो 600.5 केल्विन। दूसरी तरफ वैल्यू कितनी आती है 165.5 ओम। हमसे पूछा है कि एक्चुअल टेम्परेचर कब होगा जब वैल्यू कहीं इन दोनों के बीच में आ रही है 123.4। वाह क्या वैल्यू चुनी है 123.4 ओम। इस वक्त हमारे टेम्परेचर T की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ पर देखो ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ इज इक्वल टू ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय ये वाली लेंथ होना चाहिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे देखो T माइनस 273.16 divided by 600.5 minus 273.16 will be equal to this length divided by this length। तो ये हो जाता है 123.4 minus 101.6 divided by 165.5 minus 101.6। इसी को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो यह आ जाता है T माइनस 273.16 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू आ जाती है 327.34 इज इक्वल टू, इधर आता है हमारे पास 21.8 डिवाइडेड बाय 63.9, और आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। टेम्परेचर की वैल्यू आ जाती है 111.67 प्लस 273.16 विच टर्न्स आउट टू बी 384.83 केल्विन। यही हमारा आंसर है। आंसर द फॉलोइंग। हमारे पास इस क्वेश्चन में 4 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट देखते हैं। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज अ स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट इन मॉडर्न थर्मोमेट्री। वाई? What is wrong in taking the melting point of ice and the boiling point of water as standard fixed point as was originally done in the Celsius scale? तो कोई भी टेम्परेचर स्केल जब हम बनाते हैं तो हमें 2 फिक्स्ड पॉइंट चाहिए होते हैं, उसके बीच में बहुत सारे डिवीजन कर देते हैं। तो ये जो 2 फिक्स्ड पॉइंट्स हैं उसको क्या रखा जाए, पहले बर्फ़ के पिघलना यानी मेल्टिंग पॉइंट और पानी का उबलना यानी स्टीम पॉइंट, 2 पॉइंट्स को रेफरेंस माना गया था, लेकिन उसको बाद में बदल दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर के साथ चेंज होते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होगा तो वो भी चीज़ें बदल जाती हैं, इसलिए हमें कुछ और रेफरेंस्ड पॉइंट्स लिए गए जो कि वाटर का ट्रिपल पॉइंट है। नेक्स्ट पार्ट, there were 2 fixed points in the original Celsius scale as mentioned above, which were assigned the numbers 0 degrees Celsius and 100 degrees Celsius respectively. On the absolute scale, one of the fixed point is the triple point of water, which on the Kelvin absolute scale is assigned the number 273.16 Kelvin.
व्हाट इज द अदर फिक्स पॉइंट ऑन दिस केल्विन स्केल? तो सवाल में ही इसका जवाब छुपा हुआ है। हमारे पास एब्सोल्यूट स्केल बोला गया। एब्सोल्यूट स्केल्स में जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो 0 होता है। तो किसी भी टेम्परेचर स्केल में मान लो हमारे पास ये था 0 डिग्री सेल्सियस, ये था 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन टेम्परेचर की एक मिनिमम वैल्यू होती है, उसको बोल दिया जाता है 0। केल्विन स्केल में उसको बोला जाएगा 0 केल्विन। और जो वाटर का ट्रिपल पॉइंट है यहाँ कहीं पर, उसको दूसरा रेफरेंस पॉइंट ले लिया गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड 2 रेफरेंस पॉइंट हो गए। इस तरीके से टेम्परेचर स्केल बनाया गया। तो ऑन एब्सोल्यूट स्केल्स केल्विन, रैंकाइन एंड अदर फिक्स पॉइंट इज एब्सोल्यूट 0 या फिर 0 केल्विन को यहाँ पर लिया गया था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन स्केल T is related to temperature Tc on Celsius scale by Tc is equal to T minus 273.15. Why do we have 273.15 in this relation and not 273.16? तो ये confusion है क्या? कभी 273.15 आता है, कभी 273.16 आता है। तो देखो 273.16 केल्विन इज द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। किस्मत से वो हमारे जो मेल्टिंग पॉइंट है उसके बहुत ही पास है, 0 डिग्री सेल्सियस के बहुत पास है, लेकिन एग्जैक्ट मैच वो नहीं है। तो देखो हुआ क्या था, सबसे पहले हमारे पास एक तरीके से मेल्टिंग पॉइंट को 0 डिग्री सेल्सियस बोला गया। फिर उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट था, इसको लेकर के एक यहाँ पर 100 डिवीजन कर दिए गए और बन गया हमारे पास सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल के बाद हमें पता चला टेम्परेचर की एक मिनिमम वैल्यू होती है, उसको 0 केल्विन बोला गया। अब इस केल्विन स्केल के साथ डिफाइन करने के लिए हम इस मेल्टिंग पॉइंट का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर के साथ चेंज होता है। तो हमें यहाँ पर एक फिक्स पॉइंट चाहिए था। तो वो फिक्स पॉइंट कहाँ से लाएं? तो ट्रिपल पॉइंट एक ऐसी चीज़ है जो बदलता नहीं है। तो ट्रिपल पॉइंट इस 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस की जगह एक ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जो कि बिल्कुल यहीं पर होता है, उसके ऑलमोस्ट करीब होता है, उसका यूज़ किया गया। इसलिए हमारी डेफिनेशन में आता है 273.16 जो केल्विन की डेफिनेशन है उसमें, लेकिन जो कन्वर्जन फैक्टर है उसमें हमारे पास 273.15 आता है। ये जो गैप होता है ये होता है 273.15 केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसी को रीडिफाइन किया गया। एक थोड़ा बड़ा गैप हमारे पास ये है, ये वाला गैप कितना है 273.16 केल्विन। This is triple point, which is also equal to 0.01 degree Celsius. What is the temperature of the triple point of water on an absolute scale whose unit interval size is equal to that of the Fahrenheit scale? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो इसको मैं फिर से आपको समझाता हूँ। हमारे पास टेम्परेचर स्केल था, 100 डिग्री सेल्सियस वैल्यू थी, 0 डिग्री सेल्सियस आती थी। फिर हमें पता चला कि एक मिनिमम वैल्यू होती है टेम्परेचर की, तो उसको बोल दिया गया दिस इज़ 0 केल्विन। हमारे पास एक नया स्केल आएगा और बेसिकली इसी को हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो ये 100 भी यहाँ पर आ जाएगा। तो पूरा का पूरा जो हमारे यहाँ पर स्केल था उसको यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया। जब हम ऐसे नीचे सरका देते हैं तो ये जो एक डिवीजन की साइज़ है वो बराबर रहती है, जो कि डिग्री सेल्सियस के डिवीजन के बराबर थी। तो हमें मिल जाता है केल्विन स्केल, करेक्ट। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ जाती है 273.15 केल्विन। लेकिन इसी तरीके से हमारे पास देखो यहाँ पर एक फ़ारेनहाइट स्केल भी होता है। फ़ारेनहाइट स्केल में ये वाली वैल्यू कितनी होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये वाली हमारी जो वैल्यू होती है ये हो जाती है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ऐसा भी किया जा सकता है कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव में फ़ारेनहाइट में वैल्यू आ रही होगी, बोल दिया कि नहीं आप एक काम करो, इसको सरकाते हुए इस तरीके से नीचे ले आओ, यहाँ पर जो भी स्केल था उसको सरका दो कि यहाँ पर हमारे पास 0 वैल्यू मिले। लेकिन इस बार जो डिवीजन साइज़ होगी, यहाँ पे देखो ज़्यादा डिवीजन्स होते हैं। यहाँ पर कितने होते हैं 100 डिवीजन होते हैं डिग्री सेल्सियस स्केल है। यहाँ पर कितने डिवीजन होते हैं 180, यहाँ पर 180 डिवीजन, यहाँ पर थे सिर्फ 100 डिवीजन। यहाँ पर से अब इस तरीके से हमारे पास जो स्केल आएगा उसमें डिवीजन साइज़ इतनी है। तो देखो आप इसकी डिवीजन साइज़ छोटी होगी, छोटे छोटे डिवीजन है, तभी तो सेम गैप में 180 यहाँ पर डिवीजन इस तरीके से घुस गए। यहाँ पर सिर्फ 100 घुस पा रहे थे, यहाँ पर 180 घुस चुके हैं। तो ये वाली वैल्यू कितनी आएगी ये हमें पता करना है। किस तरीके से इसको पता कर सकते हैं? देखो 0 से स्टार्ट होते हैं तो यहाँ तक पहुँचते हैं 273.15 डिविजन्स का यूज़ करके। यहाँ पर इतने सारे डिविजन्स हमें ऊपर आने पड़ते हैं।
डिवीजन की साइज़ क्या है? सेल्सियस के डिवीजन के साइज़ है। लेकिन फ़ारेनहाइट का जो डिवीजन साइज़ होता है वो छोटा होता है और उनके बीच में हमारे पास एक रिलेशन भी है। अगर ये हमारा 1 डिग्री सेल्सियस होता है तो वही वैल्यू होती है 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर। सेम जो डिवीजन साइज़ है, अगर सेल्सियस में नापोगे तो वैल्यू आती है 1, फ़ारेनहाइट में नापोगे तो वैल्यू आएगी 1.8। यानी ये वाली न्यूमेरिक वैल्यू ज़्यादा आने वाली है इसके कंपैरिजन में। और कितनी आएगी वो वैल्यू आ जाएगी 273.15 multiplied by 1.8, which turns out to be 491.69 डिग्री फ़ारेनहाइट। नहीं, इतने तो डिविजन्स हैं, लेकिन इसको नया स्केल बोला जाएगा और ये स्केल होता है हमारा रैंकाइन स्केल। रैंकाइन स्केल। Two ideal gas thermometers A and B use oxygen and hydrogen respectively. The following observations are made. टेम्परेचर है हमारे पास ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर का, प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ बी, अलग अलग टेम्परेचर पे नापा है, हमें अलग अलग वैल्यूज देखने को मिल रही हैं। व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर एज रेड बाय थर्मोमीटर ए एंड बी? तो इसको किस तरीके से हम पता कर सकते हैं? ये आइडियल गैस थर्मोमीटर्स हैं तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल्स की तरह काम करेंगे, यानी लोएस्ट वैल्यू इनकी 0 ही होने वाली है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से कुछ टेम्परेचर स्केल्स बना सकते हैं। ये है हमारा 0 केल्विन, ये हमारा केल्विन स्केल है, ये है हमारा स्केल ए और ये है हमारा स्केल बी। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे TP, उस पे हमें वैल्यू मिलती है 273.15 केल्विन। अगर हम ए की बात करें तो सेम टेम्परेचर हमें यहाँ पर जो देखने को मिला है, हमें रीडिंग क्या मिलती है 1.250 इंटू 10⁵ पास्कल। तो मैं इसको 1.250 इंटू 10⁵ पास्कल लिख सकता हूँ। सेम वैल्यू मुझे यहाँ पर देखने को मिलती है गैस बी में 0.200 इंटू 10⁵ पास्कल। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सल्फर, इसको मैं MP लिख देता हूँ, उस पे हमें गैस ए में जो रीडिंग मिलती है वो मिलती है 1.797 इंटू 10⁵ पास्कल और सेम रीडिंग बी स्केल में मिलती है हमें 0.287 इंटू 10⁵ पास्कल। हमें पता करना है कि अगर हम ए में रीडिंग देखते हैं तो एक्चुअल वैल्यू ये केल्विन के हिसाब से क्या निकल के आती है। अगर मैं बी में देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर वैल्यू जो देखने को मिलती है वो क्या मिलती है। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? एक ही तरीका है टेम्परेचर स्केल्स को, लीनियर टेम्परेचर स्केल्स को सॉल्व करने का। दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ। तो फॉर ए मैं कैलकुलेशन पहले स्टार्ट करता हूँ। फॉर ए के लिए मेरे पास वैल्यू आ जाएगी दिस डिवाइडेड बाय दिस which is equal to 1.250 divided by 1.797 इंटू 10⁵ इंटू 10⁵ ऊपर नीचे दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, will be equal to हमारे पास this divided by this which is equal to 273.15 divided by MP। यहाँ से MP की वैल्यू आ जाती है 273.15 मल्टीप्लाइड बाय 1.797 डिवाइडेड बाय 1.250। इसको आप न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाती है 392.69 केल्विन। यह आया है मेल्टिंग पॉइंट अगर हमने गैस ए के थर्मोमीटर से नापा है। तो सेम कैलकुलेशन हम करेंगे अब की बार गैस बी के लिए। तो फॉर बी इस बार हम क्या करेंगे, दिस डिवाइडेड बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। यहाँ से हमारे पास आ जाता है 0.2 डिवाइडेड बाय 0.287, यहाँ पे 200 कर दो, इज इक्वल टू ये हो गया दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस विच इज इक्वल 273.15 डिवाइडेड बाय MP। यहाँ से MP फॉर बी की वैल्यू आ जाती है 0.287 divided by 0.200 multiplied by 273.15 which turns out to be 391.98 Kelvin। तो दोनों में वैल्यू थोड़ी अलग अलग आई है,
थोड़ा सा ही अंतर आया, लेकिन काफ़ी हद तक बात सही है। अब देखते हैं इसका पार्ट बी। What do you think is the reason behind the slight difference in answers of thermometer A and B? तो दोनों में अलग अलग हमें रीडिंग्स देखने को मिली, वैसा क्यों हुआ? इसका एकदम सिंपल सा आंसर है कि द गैसेज आर नॉट आइडियल। वो रियल गैसेज हैं, आइडियल तो हम अज्यूम करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा गैसेज आर नॉट आइडियल। अच्छा, इसको सही कैसे किया जाए? तो आइडियल गैस बिहेवियर कब होता है? हमारा आइडियल गैस बिहेवियर होता है हाई टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर पे। तो अगर हमें इस आइडियल गैस थर्मोमीटर का यूज़ करके करेक्ट रीडिंग चाहिए तो हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे ही हो सकता है। तो यूज़ सच थर्मोमीटर्स एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ये बहुत ही सिंपल सवाल है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल लेवल पे बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं। सवाल सॉल्व करते हैं। अ स्टील टेप 1 मीटर लॉन्ग इज करेक्टली कैलिब्रेटेड फॉर अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। द लेंथ ऑफ ए स्टील रॉड मेजर्ड बाय दिस टेप इज फाउंड टू बी 63.0 सेंटीमीटर ऑन ए हॉट डे व्हेन द टेम्परेचर इज 45 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहली चीज़ तो हम यहाँ पर देख लेंगे, हमारा 27 डिग्री सेल्सियस से हमने उसको हीट कर दिया है 45 डिग्री सेल्सियस तक। तो कोई डेल्टा टी की वैल्यू मुझे बता सकता है? वो जाएगा 45 माइनस 27 विच इज़ इक्वल टू 18 डिग्री सेल्सियस। हमने चीज़ों को गर्म कर दिया है। अब देखो यहाँ पे कैलिब्रेट किया है, इसका मतलब क्या है? जिस वक्त हमारा स्केल ये हमारा स्केल है, अगर वो 27 डिग्री सेल्सियस पे है तो हमें वो सही रीडिंग्स दे सकता है। लेकिन मैंने उसको गर्म कर दिया तो हमारा स्केल यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा बढ़ जाएगा। करेक्ट, स्केल हमारे यहाँ पर बढ़ गया है 45 डिग्री सेल्सियस पे। तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट मेरी इतनी बड़ी थी, अब वही ऑब्जेक्ट इस स्केल पर छोटी नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ पर था 1 मीटर का मार्क, अब गर्म होने के कारण वो मार्क तो इधर सरक गया है, तो वहाँ पर रीडिंग छोटी दिखाई देगी। यही चीज़ हमें समझना ज़रूरी है। तो हमारे पास दो तरह की वैल्यूज़ होंगी, एक होती है मेजर्ड वैल्यू, एक होती है ट्रू वैल्यू। हमारे पास मेजर्ड वैल्यू कम हो जा रही है गर्म करने से, तो हमारा जो फॉर्मूला है ये हम थ्योरी वीडियोस में भी देख सकते हैं। मेजर्ड वैल्यू इज ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस अल्फा ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस अल्फा ऑफ स्केल टाइम्स डेल्टा टी। ये हमारे पास फॉर्मूला कहाँ से आता है? इसमें थोड़ा सा बायनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का भी यूज़ किया जाता है, उससे हमें ये फॉर्मूला मिलता है। अब यहाँ पर अगर स्केल एक्सपैंड करता है तो उसके कारण जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कम हो जाती है, जैसा अभी हमने इस एग्जांपल में देखा। और अगर हमारी सिर्फ ऑब्जेक्ट एक्सपैंड करती है तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्सपैंड करेगी तो वो लंबी होती ही चली जाएगी। उस केस में हमारे पास रीडिंग ज़्यादा आनी है जो उसकी एक्चुअल लेंथ है उससे। ठीक है, अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हो क्या रहा है क्वेश्चन में, देखते हैं। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ स्टील रॉड ऑन दैट डे? हम लिखेंगे ऑन हॉट डे, जिस वक्त हमारा टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस। इस हॉट डे पे क्या हुआ होगा? देखो हमारा ये जो स्केल था जो कि 27 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से था, वो एक्चुअली थोड़ा लंबा हो गया होगा इस तरीके से। ये देखो, ये 45 डिग्री सेल्सियस पे हमारा स्केल थोड़ा बड़ा हो गया है। और हमसे जो पूछा है, हमें बताया गया है कि इस हॉट डे पे अगर मैंने मेजर किया है तो मुझे रीडिंग कितनी देखने को मिली? 63.0 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली यहाँ से इतनी है, मान लो ये है, इसमें हमें रीडिंग देखने को मिली 63.0 सेंटीमीटर। तो ये जो रीडिंग हमने ली है ये एक्सटेंडेड स्केल पे ली है, तो एक्चुअली यहाँ पर लेंथ उसकी थोड़ी बड़ी होगी, है ना। अगर यही जो स्केल कैलिब्रेट किया गया था 27 डिग्री सेल्सियस पे तो वो हमें ट्रू लेंथ दिखाता। अभी हमें वो ट्रू लेंथ नहीं दिखाता है, ट्रू लेंथ से थोड़ी सी छोटी दिखाता है। देखो यहाँ से इस तरीके से एक्सपेंशन हुआ होगा, ये वाला पॉइंट तो यहाँ का यहीं रहा होगा, ये वाला पॉइंट थोड़ा इधर चला गया है। तो ये जो हमें रीडिंग मिल रही है, हमने पढ़ा क्या है, यहाँ पर पढ़ लिया 63.0 रीडिंग मिली, लेकिन वो एक्चुअली थोड़ी छोटी यहाँ वाली रीडिंग हमने पढ़ ली, तो हमें कुछ बड़ी लेंथ मिलने वाली है। हमें यहाँ से पता चल जाता है कि हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअली ट्रू वैल्यू से थोड़ी सी छोटी आई है,
1 माइनस अल्फा स्केल डेल्टा टी हमें यूज़ करना है। हम उसी दिन की बात कर रहे हैं ना, इस वक्त इसकी लेंथ कितनी है, हम वो लेंथ नहीं पूछ रहे हैं कि जब ये ठंडी हो जाएगी 27 डिग्री सेल्सियस पे इसकी लेंथ कितनी होने वाली। करेक्ट, यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे। मेजर्ड वैल्यू हमें पता है, तो वो है 63.0 इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू इंटू 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा टी। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करेंगे तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट दूसरी तरफ चला जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा हमारे पास प्लस। तो हमारे पास आ जाएगा ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू 63.0 इंटू 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी। वैल्यूज़ रखेंगे तो ये आ जाएगा 63.0 इंटू 1 प्लस अल्फा एस की वैल्यू हमें दी है 1.2 इंटू 10⁻⁻5। डेल्टा टी हमने पता कर रखा था 18 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाती है 63.0136 मीटर। या फिर इसी को अब हमें राउंड ऑफ करना होगा। यहाँ पर 63.0 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ करोगे तो वैल्यू तो फिर से आ जाएगी 63.0 सेंटीमीटर। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सेम स्टील रॉड ऑन ए डे व्हेन टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। यही है ट्रिकी पार्ट, ऑन 27 डिग्री सेल्सियस। अब देखो क्या हुआ होगा, ये स्केल 27 डिग्री पे हमने कैलिब्रेट किया था, असली रीडिंग वहाँ पर देता था वो। फिर हमने उसको गर्म किया 45 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमें रीडिंग सब छोटी मिलने लगी, हमारा जो स्केल था थोड़ा पूरा का पूरा खिंच गया। 45 डिग्री सेल्सियस पे हमने जब इसको नापा तो ये लेंथ हमें मिलती है 63.0 डिग्री सेल्सियस। हमने अब दोनों को फिर से ठंडा कर दिया, 27 डिग्री सेल्सियस पे लेके आ गए, तो हमारा स्केल फिर से इतना ही बड़ा हो गया होगा। लेकिन सिर्फ स्केल छोटा नहीं हुआ है, हमारी रॉड भी थोड़ी छोटी हुई। क्या रॉड और स्केल दोनों सेम मटेरियल के बने हैं? अगर दोनों सेम मटेरियल के बने हैं तो दोनों सेम ही रेशियो में छोटे होंगे और हमें दोबारा इस 27 डिग्री सेल्सियस पे रीडिंग सेम मिलने वाली है। तो अगर 45 डिग्री पर, मैं दोनों देखो सेम स्टील के बने हुए हैं ना, अगर 45 डिग्री सेल्सियस पे हमें 63.0 सेंटीमीटर की रीडिंग मिली है, तो 27 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी लेंथ पे हमें सेम रीडिंग मिलेगी। क्यों? क्योंकि दोनों का ही मटेरियल सेम है। आप इसको मान सकते हो एज गुड एज हमारे पास दोनों रॉड चिपकी हुई हैं, एक ही मटेरियल की बनी हुई हैं, उनका सेम एक्सपेंशन होगा। रिलेटिव जो एक्सपेंशन या छोटा होना है वो दोनों सेम होने वाले हैं। ऑन 27 डिग्री सेल्सियस हम जो रीड करेंगे, रीडिंग कितनी आएगी? जो अभी रीडिंग आई है वो ही आएगी, तो रीडिंग भी आ जाएगी 63.0 सेंटीमीटर। लेकिन क्योंकि ये स्केल 27 डिग्री सेल्सियस पे ही कैलिब्रेटेड था, तो हमारी यही ट्रू वैल्यू बन जाएगी। स्केल वॉज कैलिब्रेटेड एट 27 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू, और हमारा आंसर हो जाएगा 63.0 सेंटीमीटर। A large steel wheel is to be fitted onto a shaft of the same material. सेम मटेरियल है, चीज़ें फिर से आसान हो सकती हैं। At 27 degree Celsius, the outer diameter of the shaft is 8.70 centimeter and the diameter of the central hole in the wheel is 8.69 centimeter. तो पहले यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास शाफ्ट है इस तरीके से, उसका जो डायमीटर है वो डायमीटर हमें मिला है 8.70 सेंटीमीटर, और हमारे पास यहाँ पर एक इस तरीके से डिस्क है, उसमें कुछ होल है, उसका जो इनर डायमीटर है ये है हमारे पास 8.69 सेंटीमीटर। तो सेम टेम्परेचर पे तो ये उसमें अंदर घुस नहीं सकता क्योंकि ये डायमीटर छोटा रह गया। तो अब या तो मैं इसको ठंडा करूँ या फिर इसको मैं बड़ा करूँ। द शाफ्ट इज कूल्ड यूजिंग ड्राई आइस। एट वॉट टेम्परेचर ऑफ द शाफ्ट डज द व्हील स्लिप ऑन टू द शाफ्ट। तो हमें ये पता करना है ये नीचे है, मतलब उसको कितना छोटा कर दे कि वो घुस जाएगा। Assume coefficient of linear expansion of the steel to be constant over the required temperature range. अल्फा स्टील की वैल्यू हमें दी हुई है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम पहली बात तो एरिया वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, लेंथ वाला ही यूज़ करेंगे। क्यों? यहाँ पे तो एरिया दिखाई दे रहा है,
एरिया दिखाई दे रहा है तो आप एरिया को भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर यहाँ पे आप पहले इसका एरिया निकालो, इसको डायमीटर मान के, इसको भी एरिया निकालो डायमीटर समझ के, और फिर उसमें आप वो एरिया वाला फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पर हमें डायमीटर की वैल्यू दी हुई है तो हम सीधे सीधे लीनियर एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। हमें इसको ठंडा करना पड़ेगा, तो हमारे पास इसमें जो चेंज होना है, चेंज कितना होना है, हमारे पास आ जाता है डेल्टा एल नीडेड इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर विच विल बी इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू एल नॉट। यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 0.01 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 8.70 सेंटीमीटर इंटू अल्फ़ा की वैल्यू है 1.20 इंटू 10⁻⁻5 इंटू डेल्टा टी। यहाँ से डेल्टा टी की हम वैल्यू पता कर सकते हैं, वो वैल्यू आ जाएगी 0.01 अपॉन 8.70 इंटू 1.20 इंटू 10⁻5, और इससे अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाता है हमारा 95.78, जिसको आप राउंड ऑफ करोगे तो आ जाता है 95.8 केल्विन या फिर 95.8 सेल्सियस। लेकिन क्या ये हमारा आंसर है? हमसे ये आंसर नहीं पूछा, हमसे पूछा एट व्हाट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पहले हमारा था 27 डिग्री सेल्सियस, वहाँ से हमने उसे ठंडा किया, कितना ठंडा किया, 95.8 डिग्री सेल्सियस उसको कम किया, तो हमारा टी फाइनल उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी फाइनल इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस माइनस टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं 95.8 डिग्री सेल्सियस विच इज़ इक्वल टू -68.8 डिग्री सेल्सियस। तो आप राउंड ऑफ कर सकते हो तो अप्रॉक्सीमेटली -69 डिग्री सेल्सियस आएगा। क्यों राउंड ऑफ किया? क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में टेम्परेचर था, आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर में ही देना चाहिए। A hole is drilled in a copper sheet. The diameter of the hole is 4.24 centimeter at 27 degrees Celsius. What is the change in the diameter of the hole when the sheet is heated to 227 degrees Celsius? तो सबसे पहले तो हम डेल्टा टी पता कर लें। हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, 227 माइनस 27 विच इज़ इक्वल टू 200 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास चेंज इन डायमीटर वो वैल्यू आ जाएगी डी नॉट अल्फ़ा डेल्टा टी। डी नॉट की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4.24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा की वैल्यू 1.7 इंटू 10⁻⁻5, डेल्टा डी है 200, सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.44 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर। A brass wire 1.8 meter long at 27 degrees Celsius is held taut with little tension between two rigid support। सबसे पहले इसका हम डायग्राम बनाएंगे। हमारे पास 2 रिजिड सपोर्ट्स हैं, ये रहे हमारे सपोर्ट, इसके बीच में हमने एक वायर इस तरीके से बांधा हुआ और उसमें अभी टेंशन 0 है ना। कितने पे है, 27 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद क्या होगा, इफ़ द वायर इज कूल टू ए टेम्परेचर ऑफ -39 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेंशन डेवलप्ड इन द वायर इफ़ इट्स डायमीटर इज 2 मिलीमीटर। पहली बात तो इसको मैं ठंडा करूँगा तो होगा क्या, अगर इसको मैंने यहाँ पर बांधा नहीं होता तो वो सिकुड़ना चाहता, वो छोटा हो जाता, लेकिन अब मैं उसे छोटा नहीं होने दे रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से जब मैं उसको ठंडा करता हूँ इस तरीके से, उसकी नेचुरल लेंथ मान लो वायर की हो जानी चाहिए थी इतनी, सिकुड़ के वो वायर थोड़ा छोटा हो जाना चाहिए था -39 डिग्री सेल्सियस पे। अब वो नहीं हो रहा है, लेकिन उसको हमने खींचा हुआ है ना, तभी यहाँ पर बांधा हुआ है तो उसमें टेंशन आ जाएगी। तो इसमें कुछ इस तरीके से खींचोगे तो ये यहाँ से आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। इसके कारण इसके कुछ फॉर्मूलेज हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर जो थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला है वो जाता है सिग्मा इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा टी। अब यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा हो जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू वाई अल्फा डेल्टा टी। फोर्स वही है हमारी टेंशन, फोर्स यानी कि टेंशन इज इक्वल टू वाई ए अल्फा डेल्टा टी। सारी की सारी वैल्यूज रखते हैं। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.91 इंटू 10⁻11। एरिया की वैल्यू आ जाएगी पाई इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है, उससे हम रेडियस निकाल सकते हैं, वो वैल्यू आ जाएगी 1 इंटू 10⁻³ मीटर। सारी की सारी वैल्यूज SI यूनिट में, पाई आर स्क्वायर इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है, वो है 2 इंटू 10⁻⁵। एंड हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, डेल्टा टी इज इक्वल टू
-39 -27 विच इज इक्वल टू 66 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ आ जाएगा 66। पाई की वैल्यू आप यूज़ कर सकते हो 3.14। इसको आप न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 377 न्यूटन। और क्वेश्चन में सभी जगह आप देखोगे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट दी हुई है, तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक, तो ये आ जाएगा 380 न्यूटन और यही हमारा आंसर है। A brass rod of length 50 centimeter and diameter 3 millimeter is joined to a steel rod of the same length and same diameter. What is the change in length of the combined rod at 250 degrees Celsius if the original lengths are at 40 degrees Celsius? तो सबसे पहले तो हमारी रॉड बनाए कंपोजिट रॉड। हमारे पास ये एक रॉड है ब्रास की और हमारे पास दूसरी रॉड जिसका एरिया डायमीटर मतलब लेंथ सब कुछ सेम है, स्टील रॉड। ठीक है, 2 रॉड इस तरीके से हमें मिल गई है। अच्छा, टेम्परेचर कहाँ से क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस से हम उसको लेकर के जाते हैं 250 डिग्री सेल्सियस पे। तो डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी 250 माइनस 40 विच इज़ इक्वल टू 210 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास डेल्टा टी आ गया। अब हमें पता करना है चेंज इन लेंथ। हाँ, व्हाट इज द चेंज इन लेंथ इन द कंबाइंड रॉड? तो डेल्टा एल इज इक्वल टू, डेल्टा एल कितना होगा? थोड़ा सा इसका एक्सपेंशन होगा, थोड़ा सा इसका एक्सपेंशन होगा। अच्छा, यहाँ पे कोई रिजिड सपोर्ट इस तरीके से तो है नहीं, वो फ्री टू एक्सपैंड है, तो आराम से एक्सपैंड करेंगे। और क्योंकि कोई उन्हें रोक नहीं रहा है, कोई अपोज नहीं कर रहा है, तो उनमें कोई स्ट्रेस भी डेवलप नहीं होने वाला है। तो जो टोटल लेंथ में चेंज होगा, है ना, ये वाला जो चेंज होगा, जो इसमें कुछ चेंज आएगा, इसमें कुछ चेंज आएगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो डेल्टा एल ऑफ ब्रास प्लस डेल्टा एल ऑफ स्टील, इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? एल नॉट अल्फा ब्रास डेल्टा टी प्लस एल नॉट अल्फा ऑफ स्टील डेल्टा टी। यहाँ से एल नॉट डेल्टा टी दोनों कॉमन जाएगा, एल नॉट डेल्टा टी अल्फा बी प्लस अल्फा एस हमारे पास कॉमन आ जाएगा। दोनों की वैल्यूज़ रखते चाहते हैं। एल नॉट की वैल्यू कितनी थी? 50 सेंटीमीटर, तो उसको मैं मीटर में रख दूंगा या फिर चलो सेंटीमीटर में चले जाते हैं। 50 सेंटीमीटर इंटू डेल्टा टी की वैल्यू है 210 डिग्री सेल्सियस। अल्फा बी प्लस अल्फा एस 1.2 प्लस 2.0 और इंटू 10⁻⁻5 बाहर आ जाएगा। आंसर आने वाला है सेंटीमीटर में, क्योंकि ये हमने सेंटीमीटर में लिया हुआ है। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आ जाती है 3.2 इंटू 5 इंटू 21 इंटू 10⁻³ विच इज़ इक्वल टू 0.336 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास इनिशियली लेंथ थी 50 सेंटीमीटर, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जो चेंज इन लेंथ होगा उसमें भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा हमारा 0.3 सेंटीमीटर। 1 sig fig. The coefficient of volume expansion of glycerin is इतना. What is the fractional change in its density for a 30 degree Celsius rise in temperature? सबसे पहले तो हम एक चीज़ समझते हैं कि हमारे पास मान लो थोड़ी सी ग्लिसरीन है, इसका कुछ मास है, इसका कुछ वॉल्यूम है। हमारे पास डेंसिटी कितनी होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मैं इसको गर्म करूँगा तो इसका मास चेंज होगा क्या? नहीं, सिर्फ इसका वॉल्यूम एक्सपैंड होता है। वॉल्यूम देखो डिनोमिनेटर में वॉल्यूम एक्सपैंड होता है। तो एक चीज़ तो समझ में आती है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा वॉल्यूम बढ़ता है लेकिन डेंसिटी कम हो जाती है। किस तरीके से कम होती है उसका भी रिलेशनशिप हम निकाल सकते हैं। देखो हमारे पास होता है मास, वो होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू एक कांस्टेंट के बराबर है। इसको डिफ्रेंशिएट कर दो तो हमें रिलेटिव चेंज वाला रेशियो निकालना आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कैसे आ जाएगा? dm इज इक्वल टू पहले रो dv हो जाएगा प्लस v d रो हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि मास में कोई चेंज नहीं हो रहा ना, dm की वैल्यू तो 0 होनी है, ये एक कांस्टेंट होता है। ऑलराइट, यहाँ से हमें पता चलता है dv अपॉन v इज इक्वल टू माइनस डी रो अपॉन रो। ये क्या चीज़ है? फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ये क्या चीज़ है? फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी। हमसे जो पूछा है वो पूछा है ये वाली वैल्यू। क्या हम ये निकाल सकते हैं? जी हाँ, ये हम निकाल सकते हैं। देखो किसी भी बल्क वाली ऑब्जेक्ट जो मास होता है उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा टी। यहाँ से डेल्टा वी अपॉन वी नॉट, ये वाली वैल्यू आ जाती है गामा डेल्टा टी।
यहाँ पर हम रख देंगे डी रो अपॉन रो इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन वी, है ना, डी वी अपॉन वी यानी कि यही है, जिसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस गामा डेल्टा टी। वैल्यूज रखो, माइनस गामा की वैल्यू कितनी दी हुई है 49 इंटू 10⁻⁻5 पर केल्विन, और डेल्टा टी की वैल्यू हमें दी हुई है 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू जाएगी विच इज इक्वल टू -0.0147। यही हमारा आंसर आ जाता है। ये माइनस में क्यों है वैल्यू? क्योंकि टेम्परेचर बड़ा है तो डेंसिटी कम हो गई, तो ये फ्रैक्शनल चेंज नेगेटिव आ गया। कैलोरीमेट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। अ 10 किलोवाट ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड टू ड्रिल अ बोर इन अ स्मॉल एल्यूमिनियम ब्लॉक ऑफ मास 8 किलोग्राम। हाउ मच इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इन 2.5 मिनट्स, assuming 50% of power is used up in heating the machine itself or lost to surroundings। तो सिर्फ बची हुई 50% पावर का यूज़ हम कर पा रहे हैं उस ब्लॉक को गर्म करने के लिए। तो पहली बात तो एनर्जी है ना, एनर्जी यूज्ड टू रेज द टेम्परेचर, वो कितनी होगी इसे पता कर लेते हैं। टेम्परेचर रेज करने के लिए जो एनर्जी का यूज़ हुआ है वो हो जाएगी पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी। पावर कितनी है 10 किलोवाट, तो मैं इसको 10,000 जूल पर सेकंड लिख दूंगा, मल्टीप्लाइड बाय कितने समय के लिए, है ना, यहाँ पर समय है 2.5 लेकिन मिनट्स है, तो हम 2.5 इंटू 60 सेकेंड हमने कर दिया। इतनी एनर्जी है लेकिन इसका 50% ही होने वाला है इंटू 0.5। ठीक है, ये हमारी इसको एफिशिएंसी मान लो। इसकी वैल्यू आ जाती है 750 किलो जूल। बहुत सिंपल। अब यही एनर्जी का यूज़ हो जाएगा उसकी टेम्परेचर बढ़ाने में। तो हमें पता है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। यहाँ से हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू हो जाएगी Q डिवाइडेड बाई एम एस। Q है हमारे पास 750 इंटू 10⁻³ मास की वैल्यू है, सारी की सारी ऐसा यूनिट रखेंगे, मास की वैल्यू है 8 किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू है 0.91 जूल पर ग्राम केल्विन, लेकिन हमें एसआई यूनिट में बात करनी है। तो इसी को मैं देखो यहाँ पर इसको जूल पर ग्राम केल्विन को मेरे को नीचे किलोग्राम चाहिए तो ऊपर भी किलो से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाता है हमारा 910 जूल पर किलोग्राम केल्विन। अब ये एसआई यूनिट में बात चुकी है तो हम यहीं पे 910 का ही यूज़ कर लेंगे इस तरीके से, और हमारे पास आंसर आ जाता है 103 केल्विन और 103 डिग्री सेल्सियस, दोनों ही सेम चीज़ है। A copper block of mass 2.5 kilogram is heated in a furnace to a temperature of 500 degrees Celsius and then placed on a large ice block. What is the maximum amount of ice that can melt? तो बहुत ही अच्छा सवाल है कि आइस मेल्ट हो रही है, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे होगी तो मैक्सिमम आइस मेल्ट हो पाएगी नहीं, तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने में ही हमें काफ़ी सारी एनर्जी यूज़ करनी पड़ जाएगी। और राइट, तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारा जो कॉपर है यहाँ पर 500 डिग्री सेल्सियस, उसकी वैल्यू 500 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगी, उसमें से कुछ हीट रिलीज होगी और वही हीट का यूज़ करके हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में डालेंगे तो उससे हमारी कुछ आइस मेल्ट हो जाएगी। तो M इंटू एल एफ यही हमें पता करना है। यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी थी, जो हीट रिलीज हुई है वो हो जाएगा एम एस डेल्टा टी। ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर कॉपर और ये हम कैलकुलेशन कर रहे हैं फॉर आइस। कॉपर से निकल करके हीट आइस में चली गई है। तो कॉपर के लिए कैलकुलेशन करेंगे, मास था 2.5 किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर अगेन यहाँ पर ये 0.39 जूल पर ग्राम केल्विन है, तो उसको हम ऐसा यूनिट में ले आएंगे तो हो जाएगा 390 जूल पर किलोग्राम केल्विन इनटू टेम्परेचर चेंज उसका कितना है 500 इज इक्वल टू मास ऑफ आइस जो पिघलेगा वो हमें पता करना है, एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो कितनी है 335 जूल पर ग्राम, हमें किलोग्राम में लाना है तो ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा 335 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम। अब सारी की सारी वैल्यूज़ ऐसा यूनिट में आ चुकी हैं। यहाँ से m की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी 2.5 इंटू 39 इंटू 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 335 इंटू 10⁻³
ये दोनों इस तरीके से कट जाएंगे, न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाती है 1.455 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.5 किलोग्राम, और यही हमारा आंसर है। In an experiment on the specific heat of a metal, a 0.2 kilogram block of the metal at 150 degrees Celsius is dropped in a copper calorimeter of water equivalent 0.025 kilogram containing 150 centimeter cube of water at 27 degrees Celsius. The final temperature is 40 degrees Celsius. 27 से बढ़ करके 40 डिग्री सेल्सियस वो हो गया है। कंप्यूट द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, समझ में आएगा। था हमारे पास इस तरीके से कैलोरी मीटर था, उसके अंदर कुछ पानी था, कितना था 150 cc। इसका मतलब कितना हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 150 ग्राम हम उसको मान सकते हैं। साथ में ये जो कॉपर का कैलोरी मीटर था उसका वाटर इक्विवेलेंट कितना है 25 ग्राम। तो हमारे पास टोटल जो कैलोरी मीटर वाटर और उसका जो भी सिस्टम है उसका टोटल मास आ जाता है, दोनों को क्लब कर दो, दोनों का ही टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट। तो वो वैल्यू हो जाती है 175 ग्राम ऑफ वाटर, ये हमको मान के चलना है। ये था ऐट कितने 27 डिग्री सेल्सियस पे। इसमें हमने क्या ऐड किया है, हमारे पास एक मेटल थी जिसका 0.2 किलोग्राम, यानी कि मैं अब सारी चीज़ें ग्राम में लेता हूँ, 200 ग्राम का मेटल है यहाँ पर। उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है मान लो S, और इन दोनों को हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास टेम्परेचर कितना जाता है 40 डिग्री सेल्सियस। ये कितने पे था, ये था 150 डिग्री सेल्सियस पे, ये था 27 डिग्री सेल्सियस पे। अब हमारे पास दो चीज़ें मिक्स करी हैं, बहुत ही आसानी से हम पता कर सकते हैं। हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस। हमारे पास फॉर्मूला है Q गेन्ड इज इक्वल टू Q लॉस्ट। इसने हीट गेन करी है 27 डिग्री सेल्सियस से 40 पर वो चली गई है, तो वो हो जाएगा MS डेल्टा टी इज इक्वल टू MS डेल्टा टी। दिस इज फॉर मेटल, दिस इज फॉर वाटर। यहाँ पर मास कितना था 175 ग्राम है, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, दोनों तरफ ही ग्राम है तो ग्राम ग्राम में चल जाएगी बात, कन्वर्जन अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। 175 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अगर मैं कैलोरी में कैलकुलेशन करूंगा तो भी आंसर आएगा, जूल में फिर उसको बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। कैलोरीज में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होती है 1000 कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, इंटू डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है वाटर के लिए, वो हो जाएगा 27 से 40 तक चलेगा, यानी कि 13 डिग्रीज का बड़ा है, इज इक्वल टू मास यहाँ पर था 200 ग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें पता करना है, इसका टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है 150 से 40 पे आ गया है, तो ये हो गया है 110 डिग्री सेल्सियस का। यहाँ से हमारे पास S की वैल्यू आ जाती है, ये तो इस तरीके से कट जाएगा 7 टाइम्स 8, S इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 13 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में आ रहा है 110, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है 103.41 कैलोरी पर किलोग्राम केल्विन। जो यूनिट हमने यहाँ पर ली थी स्पेसिफिक हीट की, वही यहाँ पर आएंगी। क्या हम इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको मैकेनिकल इक्विवेलेंट से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाता है 103.41 इंटू कितना होता है 4.2 या 4.18 से भी आप कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेटली आपका आंसर आएगा 434 जूल पर केजी केल्विन, और यही हमारा आंसर है। इफ हीट लॉसेस टू द सराउंडिंग्स आर नॉट नेग्लिजिबल, इज योर आंसर ग्रेटर और स्मॉलर देन द एक्चुअल वैल्यू फॉर द स्पेसिफिक हीट ऑफ द मेटल। सवाल में पूछा जा रहा है कि यहाँ से अभी तक जो भी हीट का लॉस होता था हम सब मान लेते थे कि वो कैलोरी मीटर ने पूरी की पूरी एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो सकता है थोड़ी सी हीट सराउंडिंग में चली जाए, उस केस में हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाएंगी, लेकिन आंसर फिर भी कुछ ना कुछ निकलेगा। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो आंसर हमारा आया है S का, वो एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा है या कम है। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो हमने ये इक्वेशन लिखी थी, यहीं पे हमारी गड़बड़ हो गई है। हमारा Q गेन जो है उसको तो हम सही सही मेजर कर लेंगे। देखो 27 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस पे गया है, तो Q गेन के मेजरमेंट में कोई गड़बड़ नहीं हुई है। Q लॉस्ट में भी डेल्टा टी तो हम नाप ही रहे हैं, 150 से 40 तक आ गया, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। मास में कोई गड़बड़ नहीं है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ही गड़बड़ होने वाली है। अगर Q लॉस्ट ज़्यादा था
लेकिन उसका एक छोटा सा ही पार्ट यहाँ पर आ पाया। मान लो Q लॉस था 100, लेकिन हम यहाँ 80 मान करके कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमारी S की कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन वो S की वैल्यू कम है, एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा रही होगी। हमने जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअली कम आएगी, है ना। यहाँ पर S हमारा कम निकल के आ रहा है, जो भी ट्रू वैल्यू है उससे, इसीलिए हम लिख देंगे कैलकुलेटेड S will be smaller than the actual value. Given below are observations on molar specific heats at room temperature of some common gases. The measured molar specific heats of these gases are marked different from those of monoatomic gases. Typically, molar specific heat of a monoatomic gas is 2.92 calorie per mole Kelvin. Explain this difference. What can you infer from the somewhat larger than rest value of chlorine? तो यहाँ पर देखो, मोनोएटॉमिक गैसेस में जो हमारी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो आती है 2.92 कैलोरी पर मोल केल्विन। ओके, तो सबसे पहली बात तो फॉर मोनोएटॉमिक हमारी जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम उसकी वैल्यू होती है F डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स R। यहाँ पर F क्या होता है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। R की वैल्यू हो सकती है 8.14 जूल पर मोल केल्विन, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 1.98 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो यहाँ पर कैलोरी पर मोल केल्विन में सारी की सारी वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 1.98 वाली वैल्यू हमें यूज़ करनी पड़ेगी। ऑलराइट, अब देखो मोनो एटॉमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो होती है 3। ठीक है, फॉर मोनो एटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है 3, तो CV की वैल्यू आ जाती है 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.98 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.97 कैलोरी पर मोल केल्विन। तो यही वैल्यू 2.97 2.92 यही वैल्यू आती है मोनो एटॉमिक के लिए। लेकिन यहाँ पर आप देखो हाइड्रोजन क्या होता है H2, हो जाएगा H2, नाइट्रोजन N2, ऑक्सीजन O2, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड क्लोरीन Cl2। ये सभी डायएटॉमिक गैसेस हैं। अब डायएटॉमिक गैसेस के लिए हमारे पास DOF की वैल्यू 5 होती है। फॉर डायएटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 5। 3 होती हैं ट्रांसलेशनल, 2 होती हैं रोटेशनल। टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें देखने को मिलती है। तो उसके हिसाब से हमारी जो CV की वैल्यू हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.98 कैलोरी पर मोल केल्विन विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये वैल्यू आ जाती है 4.95 कैलोरी पर मोल केल्विन। यहाँ पे आप देखोगे 4.95 के अप्रॉक्सीमेटली सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, है ना। लेकिन क्लोरीन के लिए वैल्यू कुछ ज़्यादा ही आ रही है। तो क्लोरीन में ऐसा क्या हो गया, तो फॉर Cl2 हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटली अब कहीं से पता चला, ऐसे आप बैठे बैठे नहीं पता कर सकते हो। उसके लिए देखा गया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो वैल्यू होती है एक्चुअली 6। वहाँ पर 3 ट्रांसलेशनल होती हैं, 2 रोटेशनल होती हैं और 1 एक्स्ट्रा वाइब्रेशनल DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम वहाँ पर मिल जाती है। उसके हिसाब से हमारे पास CV की वैल्यू आ जाती है 6/2 इंटू 1.98 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 5.94 कैलोरी पर मोल केल्विन। ये आंसर आना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं आया, हमारे पास 6.17 आया, इससे भी ज़्यादा। तो अब हो सकता है उसमें कुछ और चीज़ें हों, वो आइडियल गैस तो फिर भी नहीं है, रियल गैस है, थोड़ा डेविएशन तो हमें वहाँ पर देखने को मिलेगा। पर मोटा मोटी हमारा जो आंसर है वहाँ पे 1 एक्स्ट्रा वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, और वही हमारा ये जो डिफरेंस आ रहा है Cl2 में इसी वजह से आ रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द PT फेज डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम है, देखो इधर प्रेशर होता है, इधर टेम्परेचर होता है।
At what temperature and pressure can the solid, liquid and vapor phases of CO2 coexist in equilibrium? ये हमारा वेपर फेज है, ये सॉलिड फेज है, ये लिक्विड फेज है। यहाँ पर तीनों का इंटरसेक्शन होता है और यही इसका ट्रिपल पॉइंट भी कहलाता है। तो हमारे पार्ट ए का जो आंसर है वो हो जाएगा -56.6 डिग्री सेल्सियस एंड 5.11 ATM टेम्परेचर एंड प्रेशर। यही इसका ट्रिपल पॉइंट भी है और यही हमारा आंसर भी है। पार्ट बी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन द फ्यूजन एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ CO2? प्रेशर कम कर देंगे तो क्या होगा, इसको समझे कैसे। देखो, हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर हैं, है ना, इससे अगर मैं प्रेशर कम कर दूं, यहाँ पर आ गया, ठीक। अगर मैं पहले 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रहता था तो मेरा ये जो फ्यूजन वाला पॉइंट है वो -78.5 डिग्री सेल्सियस वैल्यू आती थी। लेकिन अगर मैं इसको इस तरफ कम कर दूंगा प्रेशर, तो देखो मेरा ये फ्यूजन पॉइंट भी कम हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखोगे सारे के सारे पॉइंट्स कम हो जाएंगे। इसका आंसर हो जाएगा पार्ट बी का, बोथ फ्यूजन एंड बॉइलिंग पॉइंट्स will decrease। अगले पार्ट्स देखते हैं। What are the critical temperature and pressure for CO2? What is their significance? देखो, किसी भी टेम्परेचर पे, मान लो मैं इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हूँ, यहाँ पर मैं अगर प्रेशर बढ़ाता जाऊँगा तो अभी देखो हमारे पास गैस है, और प्रेशर बढ़ाऊँगा तो अब हम लिक्विड फेज में आ गए, और प्रेशर बढ़ाऊँगा तो अब हम सॉलिड फेज में आ गए। तो प्रेशर बढ़ाने से हमारी गैस पहले लिक्विड बनती है, फिर सॉलिड बन जाती है। इस तरह की चीज़ हमें देखने को मिलती है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। लेकिन एक पॉइंट के बाद टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि फिर हमारी गैस पे आप कितना भी प्रेशर लगाओ, यहाँ पर कोई लिक्विड अलग से फेज है नहीं, तो आप उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते। तो वही होता है हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर। इसी को हम लिख देंगे, पार्ट सी का हमारा आंसर हो जाएगा क्रिटिकल temperature is temperature beyond which it cannot be liquefied। ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर तो हमें पता चल गया। क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है? क्रिटिकल प्रेशर क्या ऐसा प्रेशर होता है जिस प्रेशर के बाद आप कुछ भी कर लो वो सॉलिड तो बन ही जाएगी? नहीं, क्रिटिकल प्रेशर इज जस्ट द प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर। तो उसकी कोई ऐसा कुछ खास सिग्निफिकेंस है नहीं। क्रिटिकल टेम्परेचर TC की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर, टेम्परेचर क्रिटिकल की वैल्यू है 31.1 डिग्री सेल्सियस, 31.1 डिग्री सेल्सियस। और 31.1 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास प्रेशर यहाँ पे देखने को मिलता है हमें 73 ATM। तो ये है P critical which is equal to 73.0 ATM। पार्ट डी, इस CO2 सॉलिड, लिक्विड और गैस एट हमें कुछ कंडीशन दी हुई है। तो हमारे पास पहली कंडीशन है -70 डिग्री सेल्सियस अंडर 1 ATM। तो ये है हमारा 1 ATM, 1 ATM पे -70 डिग्री सेल्सियस। ये था हमारा 78, -70 यहाँ कहीं होगा, तो हम इफेक्टिवली इस पॉइंट पर कहीं हैं। और ये आप देखोगे वेपर में है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे गैस। पार्ट बी देखते हैं, -60 डिग्री सेल्सियस अंडर 10 ATM। तो यहाँ पर 10 ATM इधर कहीं पर होगा हमारे पास, -60 डिग्री सेल्सियस। तो ये था 56, -60 इधर कहीं होगा, तो हम यहाँ कहीं पर होने वाले हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमारा आंसर आएगा सॉलिड। पार्ट सी देख लेते हैं, 15 डिग्री सेल्सियस अंडर 56 ATM। 56 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हमारे पास 15 डिग्री सेल्सियस, तो वो 20 से इधर कहीं होगा, यहाँ कहीं पर, और वो वैल्यू हमें मिल जाती है यहाँ। तो ये है लिक्विड और यही हमारा आंसर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द PT फेज डायग्राम ऑफ CO2। फिर से सिमिलर सवाल। Carbon dioxide at 1 ATM pressure and temperature -60 degree Celsius is compressed isothermally. Does it go through a liquid phase? तो देखो, पहले तो 1 atmospheric pressure
एंड -60 डिग्री सेल्सियस पे वो कहाँ है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली लाइन ये है, इसमें -60 डिग्री सेल्सियस मुझे यहाँ कहीं देखने को मिलेगा, और यहाँ से आइसोथर्मली कंप्रेस किया है। कंप्रेस किया यानी कि प्रेशर बढ़ाया होगा, और आइसोथर्मली यानी कि टेम्परेचर चेंज नहीं किया है, तो हम यहाँ से ऊपर गए हैं। तो आप देखोगे हम सीधे सीधे वेपर से सॉलिड फेज में चले गए हैं, तो हमें लिक्विड देखने को नहीं मिलेगा। पार्ट ए का आंसर आएगा नो लिक्विड फेज। इसको क्या बोला जाता है, सॉलिड से डायरेक्टली वेपर बनता है तो उसे सब्लिमेशन बोलते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन इसको बोला जाता है। ऑलराइट, पार्ट बी, what happens when carbon dioxide at 4 atm pressure is cooled from room temperature at constant pressure। 4 atm हमारा यहाँ कहीं पर 4 atm होगा, और रूम टेम्परेचर होता है 27 डिग्री। यहाँ से इधर से हम अब इसको ठंडा करते जा रहे हैं इस तरीके से, तो हम देखते हैं गैस से हम डायरेक्टली सॉलिड में आ गए हैं। अगेन हमारे पास सेम चीज़ हो रही है, तो यहाँ पर पार्ट बी में भी हम देखेंगे ये भी हो जाएगा डिपोजिशन प्रोसेस, हमें देखने को मिलेगा नो लिक्विड। डिपोजिशन का मतलब क्या होता है, वेपर से सीधे सीधे सॉलिड बन जाएगा। ये था हमारा पार्ट बी का ग्राफ, कुछ ऐसा था, और पार्ट ए का ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से गया था। ये था हमारा पार्ट ए। 2 पार्ट और हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। Describe qualitatively the changes in a given mass of solid CO2 at 10 atmospheric pressure and temperature -65 degree Celsius as it is heated up to room temperature at constant pressure। पहले तो 10 atm कहाँ है, ये देखो 5 से थोड़ा ऊपर यहाँ कहीं पे 10 atm होगा, और इनिशियल कंडीशन क्या दी हुई है -65 डिग्री, तो -56 से इधर यहाँ पर हम कहीं रहे होंगे इस तरीके से। ये यहाँ से हम इस तरीके से जा रहे हैं ना, आइसो क्या है, आइसोबारिक प्रेशर है ना, प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये है हमारा पार्ट सी। पार्ट सी में हम सॉलिड से, देखो हम पहले लिक्विड में जा रहे हैं और फिर वहाँ से हम गैस में जा रहे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। अब देखते हैं हमारा पार्ट डी। CO2 is heated to a temperature 70 degrees Celsius and compressed isothermally। What changes in its properties do you expect to observe। तो 70 डिग्री सेल्सियस पे हम कहीं हैं और उसको आइसोथर्मली कंप्रेस किया इस तरीके से, यानी कि टेम्परेचर कम नहीं हो रहा है। आप देखोगे कि ये जो टेम्परेचर है ये क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो अभी लिक्विफाई तो हो ही नहीं सकती, तो हम लिखेंगे T इज़ मोर देन T क्रिटिकल, तो नो लिक्विड गैस डिस्टिंक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं कैन नॉट बी लिक्विफाइड। लिक्विफाइड नहीं करेंगे तो क्या सॉलिडिफिकेशन हो सकता है, अरे वो लिक्विड ही नहीं बन रही, सॉलिड कैसे बनाओगे। और प्रेशर बढ़ाओगे तो दिस विल डिपार्ट फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, डिपार्ट्स फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। आइडियल गैस बिहेवियर कब होता है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर पे। टेम्परेचर तो ओके ही सही है, आप प्रेशर बढ़ाते जा रहे हो, लो प्रेशर होना चाहिए था, हाई प्रेशर करोगे तो आइडियल गैस बिहेवियर से दूर चली जाएगी। A child running at temperature of 101 degree Fahrenheit is given antipyrine, a medicine that lowers fever, which causes an increase in the rate of evaporation of sweat from his body. If the fever is brought down to 98 degree Fahrenheit in 20 minutes, what is the average rate of extra evaporation caused by the drug। तो पहली बात तो ये एक्स्ट्रा का क्या मतलब है, हमारी बॉडी में वैसे भी कुछ मेटाबॉलिज्म होता रहता है, उसके कारण हीट जनरेट होती रहती है, तो हमें ठंडा रखने के लिए हमारी बॉडी से कुछ इवेपोरेशन हमेशा होता रहता है। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा टेम्परेचर कम किया गया है तो कुछ एक्स्ट्रा इवेपोरेशन यहाँ पर किया गया होगा। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कुछ चीज़ें जो हमें कैलकुलेशन में यूज़ होनी है। डेल्टा टी इज़ इक्वल टू 101 माइनस 98 इज़ इक्वल टू 3 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या हम कैलकुलेशंस डिग्री फ़ारेनहाइट में करते हैं जब हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिग्री सेल्सियस की सारी याद है, इसी को हम लिख लेंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में कौन बड़ा होता है, तो
तो डिग्री फ़ारेनहाइट का छोटी सी यूनिट होती है, सेल्सियस थोड़ी बड़ी होती है। हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 1.8 डिग्री सेल्सियस। अब हमें देखना है कि 20 मिनट में कितना हीट का लॉस हुआ है। तो जो हीट लॉस्ट है, Q लॉस्ट इज इक्वल टू MS डेल्टा टी। मास उस चाइल्ड का है 30 किलोग्राम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वैसे तो उसकी कोई एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं होगी, एवरेज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें दी हुई है सेम एज दैट ऑफ वाटर। तो वाटर की एवरेज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी होती है? 1000 कैलोरी, है ना। तो उसको मैं जूल में ले आऊँ कि कैलोरी में रहना, 1000 कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर कितना है? 3 डिवाइडेड बाय 1.8। ये वैल्यू आ जाती है 90 डिवाइडेड बाई 1.8 किलो कैलोरी विच इज़ इक्वल टू 50 किलो कैलोरी। इतनी हीट का लॉस हुआ है। इतनी हीट का लॉस कराने के लिए कुछ पानी को इवेपोरेट कराया गया होगा। तो वाटर इवेपोरेटेड कितना हुआ? एक्सेस, एक्स्ट्रा वाटर इवेपोरेटेड, वाटर इवेपोरेटेड। ये कैसे होगा? देखो, कुछ एक्स्ट्रा मास इवेपोरेट हुआ है तो m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन विल बी इक्वल टू, वो यही वाली एनर्जी लेकर के तो निकल गया, इज इक्वल टू 50 किलो कैलोरी। यहाँ से मास की वैल्यू जाती है 50,000 कैलोरी डिवाइडेड बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिनोमिनेटर में आ जाएगा और उसकी वैल्यू यहाँ पर है 580 कैलोरी पर ग्राम। किया जाएगा 580 कैलोरी पर ग्राम। कैलोरी से कैलोरी इस तरीके से कट जाएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा ये एक ज़ीरो से ज़ीरो भी कट जाएगा, वो आ जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 58 ग्राम ऊपर चला जाएगा। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है 86.2 ग्राम। ये हमारा मास ऑफ एक्स्ट्रा वाटर जो इवेपोरेट हुआ है, लेकिन वो हुआ है 20 मिनट में, है ना, इन 20 मिनट। तो हमसे क्या पूछिए? रेट ऑफ एक्स्ट्रा इवेपोरेशन। तो अब फिर से आ जाओ, रेट ऑफ एक्स्ट्रा इवेपोरेशन इज इक्वल टू डेल्टा m डिवाइडेड बाई डेल्टा t। तो मास कितना है? 86.2 ग्राम डिवाइडेड बाई 20 मिनट। तो ये वाली वैल्यू आ जाती है 4.31 ग्राम पर मिनट। या फिर इसी को अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं तो वो वैल्यू आ जाएगी 4.31 डिवाइडेड बाई 60 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 72 मिलीग्राम पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आ जाता है। A thermocol ice box is a cheap and efficient method for storing small quantities of cooked food in summer. In particular, a cubical ice box of size 30 centimeter has a thickness of 5 centimeter. If 4 kilogram of ice is put in the box, estimate the amount of ice remaining after 6 hours. Outside temperature is 45 degrees Celsius and coefficient of thermal conductivity of thermocol is इतना, heat of fusion of water is इतना। तो देखो इस सवाल में हो क्या रहा है, हमारे पास इस तरीके से एक आइस बॉक्स है, उसको सिंप्लिसिटी के लिए हमने एक क्यूब मान लिया है इस तरीके से। ओके, इस क्यूब के 6 फेस हैं और उनका सबका कुछ एरिया होगा। एरिया, टोटल एरिया इज इक्वल टू 6a²। अगर ये साइड है हमारे पास ए, ये पूरा का पूरा एरिया है। अच्छा, बाहर हमारे पास टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस, अंदर हमारे पास टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर जो हीट ट्रांसफ़र होगा वो इस तरीके से, देखो हीट अंदर आएगी, है ना, हर एक फेस से इक्वली हीट अंदर आएगी क्योंकि सबका एरिया बराबर है। हम सिमेट्री यहाँ पर हमें एज्यूम करनी ही पड़ेगी। ऑलराइट, तो जो हमारा हीट करंट होगा, करेक्ट, हमारा जो हीट करंट होगा ये क्या है? हीट करंट। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो पहली बात तो डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होता है, दूसरी बात वो एरिया के प्रोपोर्शनल होता है, और उसको आपको डिवाइड करना पड़ता है जो इसकी थिकनेस है। यहाँ पर हमारे पास जो थिकनेस टी है वो हम लगाएंगे, साथ में हमारे पास जो कांस्टेंट होता है कंडक्टिविटी का के, वो हमें यहाँ पर वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हमारे हीट करंट की वैल्यू आ जाती है H इज इक्वल टू, वैल्यूज़ रखते हैं, डेल्टा टी की वैल्यू है 45,
एरिया की वैल्यू कितनी है 6 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू, एरिया है यहाँ पर 30 सेंटीमीटर को मैं लिख दूंगा 0.3 का स्क्वायर, 6 इंटू 0.3 का स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया आ गया। के की वैल्यू हमें दी हुई है 0.01 जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन, ये थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, डिवाइडेड बाय हमारे पास जो थिकनेस है वो है 5 सेंटीमीटर, या फिर उसको लिखना पड़ेगा मीटर 0.05। तो ये हमारा हीट करंट आ गया, जो यूनिट आएगी, क्योंकि सब कुछ हमने ऐसा यूनिट में लिया है तो ये आने वाली है जूल पर सेकेंड, हमारे पास हीट करंट आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास हीट करंट है तो कुछ पावर इनपुट आ रहा है, कितनी देर तक, तो उसको समय से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कुछ हीट आ जाएगी, और उस हीट का यूज़ करके क्या हो रहा है, बर्फ पिघल रही है, तो दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ बर्फ जो पिघल गया है मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ से हमें जो m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो जाता है एच टी अपॉन एल एफ। एच की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, t यानी कि समय है हमारा 6 आवर, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो भी हमें ऐसा यूनिट में यहाँ पर दी हुई है, तो सारी की सारी वैल्यूज़ रखेंगे, हमारे पास आता है 45 इंटू 6 इंटू 0.09 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 0.05 मल्टीप्लाइड बाय समय की वैल्यू है 6 आवर्स, एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, एक घंटे में होता है 3600 सेकंड्स, ऐसा यूनिट में लेके आना पड़ेगा ना, और डिवाइड करना पड़ेगा हमें एल एफ से, एल एफ है 335 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम। यहाँ से हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा एसआई यूनिट में, केजी में हमारे पास आंसर आएगा। आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाती है 0.313 किलोग्राम, और यही हमारा आंसर है। A brass boiler has a base area of 0.15 square meter and a thickness of 1 centimeter. It boils water at a rate of 6 kilogram per minute when placed on a gas stove. Estimated temperature of the part of the flame in contact with the boiler. हमें कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम एक इस तरीके से बॉयलर बना लेंगे, इसके अंदर पानी बॉयल होता है जैसे भी बॉयल होता है, और यहाँ पर हमारे पास गैस जल रही है, नीचे गैस स्टोव है, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर होगा, उसको मैं लिख देता हूँ टी ऑफ फ्लेम। क्योंकि हमारे पास पानी बॉईल हो रहा है तो अंदर का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, इसको ओपन रखना पड़ेगा ताकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहे, नहीं तो हमारा ये 100 डिग्री सेल्सियस हम अज्यूम नहीं कर सकते। ऑलराइट, सबसे पहले तो हमारे पास डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई, इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो कितना आ जाता है, इन दोनों में से बड़ी वाली वैल्यू कौन सी होगी, ये ज़्यादा होगा, तभी तो यहाँ से हीट इस तरफ ट्रांसफर हो रही है, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू टी एफ माइनस 100। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके कारण हमारे पास यहाँ पर डेफिनेटली इस तरफ कुछ हीट करंट होगा, और उस हीट करंट के कारण यहाँ पर से कुछ एनर्जी जा रही होगी, एनर्जी कंटिन्यूसली यूज़ करके पानी इवेपोरेट हो रहा होगा, जिसकी हमें रेट भी दी हुई है। पहली बात तो देखो यहाँ पर 6 किलोग्राम पर मिनट है, उसको मैं किलोग्राम पर सेकंड में ले आऊँ तो 6 किलोग्राम डिवाइडेड बाई 60 पर सेकंड हो जाएगा, यहाँ पर ये वैल्यू आ जाती है 0.1 किलोग्राम पर सेकंड। ओके, एक सेकंड में 0.1 किलोग्राम पानी इवेपोरेट हो जा रहा है, तो जो एनर्जी यूज़ हो रही है ना, इन 1 सेकेंड हमारे पास डी क्यू अपॉन डी टी वो जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी आ जाती है 0.1 किलोग्राम पर सेकेंड। इतना तो मास इवेपोरेट हुआ है, मास को मल्टीप्लाई कर दो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.1 किलोग्राम पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है 2256 इंटू 10⁻³ जूल पर किलोग्राम। यहाँ भी आप देखोगे किलोग्राम से किलोग्राम इस तरीके से कट जाएगा और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 225,600 जूल पर सेकेंड या फिर 225.6 किलो जूल पर सेकेंड। इतनी हीट इसको मिल रही है, ये जो हीट करंट है उसकी वैल्यू इफेक्टिवली हमको पता चल गई है, और यही वैल्यू इक्वेट हो जाएगी हमारे हीट करंट के, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी के ए डिवाइडेड बाय एल डेल्टा टी। के थर्मल कंडक्टिविटी, एरिया ये बेस का एरिया, एल इसकी थिकनेस और डेल्टा टी इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस। बस वैल्यूज रखते जाओ, हमारा आंसर आ जाएगा फटाक से। यहाँ पर डेल्टा टी की वैल्यू हो जाती है एच एल अपॉन के ए,
विच इज़ इक्वल टू 225.6 इंटू 10⁻³ इंटू लेंथ, जो थिकनेस है वो थिकनेस कितनी दी हुई है 1 सेंटीमीटर यानी कि 0.01 मीटर, सब कुछ ऐसा यूनिट में, डिवाइडेड बाई के की वैल्यू दी हुई है 109, सारी ऐसा यूनिट है, एरिया की वैल्यू दी है 0.15 मीटर स्क्वायर, 0.15। इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू जाती है 138 डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन। लेकिन इससे हमारा टी फ्लेम की जो वैल्यू जाती है वो हो जाती है डेल्टा टी प्लस 100। देखो यहाँ से तो टी एफ की वैल्यू आ जाएगी 138 प्लस 100 विच इज़ इक्वल टू 238 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा आंसर है। एक्सप्लेन वाई, बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, देख लेते हैं सभी के सोल्यूशन। अ बॉडी विद लार्ज रिफ्लेक्टिविटी इज अ पुअर एमिटर, तो हमारे पास किसी भी बॉडी के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर प्लस रिफ्लेक्टिव पावर प्लस ट्रांसमिसिव पावर टी इज इक्वल टू 1 होता है। अब अगर उसकी अच्छी रिफ्लेक्शन की पावर है तो उसका आर ज़्यादा होगा ना, है ना। इफ़ आर इज़ मोर, इसका मतलब ए एंड टी आर लेस, ए और टी उसका काफ़ी कम हो जाएगा, और क्योंकि उसका ए कम हो चुका है तो उसकी ई की वैल्यू भी कम हो जाएगी, ई इज इक्वल टू ए, इसका मतलब ई इज ऑल्सो लो। तो इसको लिखने का दूसरा तरीका, गुड रिफ्लेक्टर्स आर बैड एब्जॉर्बर्स, अगर रिफ्लेक्टर अच्छा है तो एब्जॉर्बर घटिया होगा। और किरचॉफ लॉ ने बोला था, किरचॉफ क्या बोले के गए थे कि ई इज इक्वल टू ए होता है, अगर ए खराब है तो ई की वैल्यू भी खराब हो जाएगी, तो इसलिए बैड एब्जॉर्बर्स आर बैड एमिटर्स। नेक्स्ट पार्ट, A brass tumbler feels much colder than a wooden tray on a chilly day। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर सर्दियों के दिनों में आप बाहर जाओगे सुबह सुबह तो सब तरफ टेम्परेचर बराबर होता है, सबका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, लेकिन लकड़ी को छुओ तो उतना ठंडा नहीं लगता, मेटल को छुओ तो ठंडा लगता है। ऐसा क्यों है? दोनों का टेम्परेचर सेम है फिर भी एक ज़्यादा ठंडा लगता है, एक उतना ठंडा नहीं लगता है। तो इसका जवाब है कि अगर मैं मेटल को छूता हूँ तो मेटल अच्छा कंडक्टर है, वो मेरे हाथ से फटाक से एनर्जी लेके कहीं और भेज देता है, तो मुझे ठंड महसूस होने लगती है। बेसिकली मेरे हाथ की एनर्जी ले गया वो। वुड उतनी अच्छी कंडक्टर नहीं है तो मेरे हाथ की एनर्जी वहीं रहती है, फटाक से वुड की जो ऊपरी सरफेस है तुरंत वो गर्म हो जाती है, बाकी हीट कहीं और जाती नहीं है, तो इसलिए मुझे वुड उतनी ठंडी नहीं लगती है। तो इसी को हम लिख देंगे, गुड कंडक्टर्स टेक अवे our body heat easily, है ना। इसका मतलब सडन लॉस ऑफ हीट, इसका मतलब फील्स कोल्ड। कूल। नेक्स्ट पार्ट, an optical pyrometer for measuring high temperatures calibrated for an ideal black body radiation gives too low of a value for the temperature of a red hot iron piece in the open but gives a correct value for the temperature when the same piece is in the furnace। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें सेम पीस इज इन द फर्नेस, तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास मान लो ये इस तरीके से एक आयन था और वही आयन को हमने फर्नेस में रख दिया है ना, दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वैल्यू गलत आती है। तो पहली बात तो ये हमारा ऑप्टिकल पायरोमीटर क्या होता है, मान लो इस तरह की डिवाइस है इस तरीके की, और इसके अंदर यहाँ से कुछ लाइट आएगी इस तरीके से। अगर ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन है तो इसके अंदर लाइट आएगी, यहाँ पे कुछ सेंसर होगा जिसके हिसाब से हम टेम्परेचर बता सकते हैं कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन ऐसा वाला आ रहा है, इसका इतना टेम्परेचर होगा। तो फर्नेस के अंदर ऐसा क्या होता है, यहाँ अगर हम फर्नेस में हैं तो यहाँ पर पूरी की पूरी फर्नेस का सभी का टेम्परेचर सेम है। मान लो इसका टी है, इसका टी है, इसका टी है, सभी जगह टी, और फर्नेस के अंदर हम मान के चलते हैं कि सब जगह से हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, फर्नेस की वॉल से भी हो रहा है तो वो भी कुछ रिफ्लेक्ट होकर आएगा, सारे के सारे टेम्परेचर सेम है, ठीक है। तो सब रेडिएशन सेम ब्लैक बॉडी रेडिएशन आ रही होगी तो हमारा टेम्परेचर एक्यूरेट आएगा। लेकिन अगर मैं रियल लाइफ में यहाँ पर ओपन में देखूँ, इसकी तरफ से तो सेम हमारे पास रेज आ रही है, लेकिन साथ में कुछ रिफ्लेक्ट भी हो रही होंगी, तो ये रिफ्लेक्शन वाली लाइट अलग होती है जिसके कारण एरर आ जाते हैं। तो रिफ्लेक्टेड लाइट में कॉज एरर। और देखो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है वो रूम टेम्परेचर से आ रही है, जबकि आयन गर्म था
तो रूम टेम्परेचर तो कम था, तो रूम टेम्परेचर वाली लाइट सेंस होएगी तो टेम्परेचर कम आएगा, जबकि यहाँ पर सारी की सारी हाई टेम्परेचर वाली रेज आ रही थी, तो इसलिए उसका टेम्परेचर एक्यूरेट आता है। नेक्स्ट पार्ट, द अर्थ विदाउट इट्स एटमॉस्फेयर वुड बी इनहॉस्पिटेबली कोल्ड। तो इनहॉस्पिटेबली यानी कि हम उस पर रह नहीं पाएंगे। ये है हमारी अर्थ और उसके चारों ओर एक एटमॉस्फेयर है। तो इस एटमॉस्फेयर में बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहले तो ये सूरज से जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आता है उसको हमें बचाती है, लेकिन उसके बाद हमारे यहाँ से जो अर्थ की रेज निकलती हैं उसको भी ट्रैप करके रखती है। यहाँ पर हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हीट को ट्रैप करके रखता है। इसको बोला भी जाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसके कारण हमारा प्लैनेट थोड़ा टेम्परेचर उसका गर्म है, थोड़ा स्टेबलाइज टेम्परेचर है। ऐसा नहीं कि फटाक से रात को बहुत ठंडा हो गया, दिन में बहुत गर्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। स्टेबल टेम्परेचर मिलता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर रह पाते हैं। हीटिंग सिस्टम्स बेस्ड ऑन सर्कुलेशन ऑफ स्टीम आर मोर एफिशिएंट इन वार्मिंग अ बिल्डिंग देन दोज बेस्ड ऑन सर्कुलेशन ऑफ हॉट वाटर। तो आप हॉट वाटर भेजोगे तो वो ठंडा जल्दी हो जाएगा। स्टीम के पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है डिलीवर करने के लिए। कौन सी एनर्जी होती है? वो होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो वो ज़्यादा एनर्जी कैरी करती है पर यूनिट मास। तो हम लिख सकते हैं स्टीम डिलीवर्स मोर एनर्जी। कहाँ से आई एनर्जी? ये है लेटेंट हीट पर यूनिट मास, इसलिए वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट्स। तो अब ये टेम्परेचर रेंजेस ऐसी हैं जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की जो अप्रॉक्सीमेशन है उसका यूज़ हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व उसी तरीके से किया जाएगा क्योंकि हमारे सिलेबस में वही तरीका है। रेंज मुझे लगता है, मेरा मानना है थोड़ी गलत है, फिर भी हम सॉल्व करेंगे। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट्स। कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू कूल फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर सराउंडिंग का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। पहले बॉडी थी 80 डिग्री सेल्सियस पे, वहाँ से कूल होके वो आती है 50 डिग्री सेल्सियस पे। ओके, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में हम क्या मान के चलते हैं कि हमारे पास जो रेट ऑफ कूलिंग है वो इन दोनों के जो मीन टेम्परेचर डिफरेंस है उसके प्रोपोर्शनल होती है। यहाँ पर पहले तो इन दोनों का मीन टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा? वो हो जाता है ये पहले तो मीन टेम्परेचर आता है 80 और 50 के बीच में, 80 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 विच टर्न्स आउट टू बी टी मीन इज इक्वल टू 65 डिग्री सेल्सियस। उसके कारण ये जो डेल्टा टी मीन होता है वो हमारा आ जाता है 65 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस। ओके, दूसरे केस में हमारे पास बॉडी है 60 डिग्री सेल्सियस से आती है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे। इस केस में जो हमारे पास टी मीन की वैल्यू आती है वो आ जाती है 60 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर जो डेल्टा टी मीन है वो वाली वैल्यू आ जाती है हमारी 45 माइनस 20 यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या मान के चलते हैं? रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज प्रोपोर्शनल टू ये जो मीन टेम्परेचर डिफरेंस है। हम देखते हैं क्लियरली कि यहाँ पर वो टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, यहाँ पर कम था। ये धीरे धीरे ठंडी होगी, ये ज़्यादा जल्दी ठंडी होती है। ऑलराइट, इसका मतलब अगर ये ठंडा होने में हमें 5 मिनट का समय लगा था तो यहाँ पर 5 मिनट से ज़्यादा का ही समय लगने वाला है। वो क्या है अभी देख लेते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी मीन। पहले केस में हमारे पास देखो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है, 80 से 50 तक आ गया, तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई समय कितना लगा 5 मिनट इज इक्वल टू के टाइम्स डेल्टा टी मीन कितना था 45, के इंटू 45। ये के कहाँ से आ गया? ये प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में लाने के लिए हमने कुछ भी कांस्टेंट मान लिया, वो एनीवे कैंसिल आउट हो जाना है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड पार्ट में क्या हुआ? हमारे पास 60 से 30 में आया, लेकिन चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ है? वो फिर से हुआ है 30 का।
30 डिवाइडेड बाय टाइम लगा इस बार t इज इक्वल टू k इंटू इस बार का मीन टेम्परेचर डिफरेंस था 25। ये है इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दूं तो यहाँ पर देखो मेरे पास आ जाएगा t डिवाइडेड बाय 5 मिनट इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाई 25। यहाँ से t की वैल्यू आ जाती है 9 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 मिनट विच इज़ इक्वल टू 9 मिनट, और यही हमारा आंसर है। इसी के साथ हमने NCERT के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्रैशअप को सपोर्ट करो ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोस लेके आपके पास आ पाऊँ। इसके लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है आप उनको चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो के कलरफुल नोट्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से फ्री PDF डाउनलोड करो, शेयर कर दो और हम मिलेंगे अगले वीडियो में।